ओम साई राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि भले आप तकलीफ़ में हो, भले आप गम में हो, लेकिन अगर आप दूसरे की खुशी का ध्यान रखते हैं तो सच में इससे बड़ा हेल्प कुछ नहीं हो सकता है, इससे बड़ा दान कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि आज के डेट में पता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग कुछ ना कुछ कारण से टेंशन में रहते ही हैं और अपने घर की भी खुशियाँ ठीक से नहीं मना पाते हैं। और जब हमें फैमिली और सोसाइटी की सपोर्ट हो जाती है हमारे अपनों की, तो खुशी वो दुगनी चौगुनी हो जाती है। तो कोशिश करते रहना चाहिए कि ज़िंदगी में तो देखिए उतार चढ़ाव लगा ही रहता है, लेकिन अपना तकलीफ़ भूल के अगर हमारे कुछ बिहेवियर से, हमारे कुछ समय देने से, हमारे कुछ अपनी सोच से अगर हम अपनों को खुश रख सकते हैं, उनकी खुशियाँ में चार चाँद ला सकते हैं, तो ये काम ज़रूर करना चाहिए। तो मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ और मुझे जो लगता है कि अगर सभी लोग सच में अपनों की खुशी का ध्यान रखेंगे तो किसी को भी डिप्रेशन या परेशानी होगी ही नहीं कि हम दुनिया में अकेले हैं, हमारे पास जीने की वजह नहीं है या कोई खुशी नहीं है। खुशी बस ढूंढने से मिलता है, एक दूसरे को देने से मिलता है। और मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। आजकल मैं कुछ स्टोरी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि 5 साल पहले मेरे लाइफ में कुछ ऐसी घटना कह लीजिए, कुछ ऐसी प्रॉब्लम तकलीफ़ हुआ था फैमिली मेम्बर की वजह से, ख़ासकर ससुराल वालों की तरफ से। तो मैं इतनी टूट चुकी थी, इतनी मैं परेशान थी कि उस टाइम पे मुझे लग रहा था कि मैं किस चौराहे, किस रास्ते पे जाऊँ। मैं हस्बैंड को छोड़ दूँ, ससुराल वाले को छोड़ दूँ, हस्बैंड को लेके कहीं और मैं चली जाऊँ, और नहीं कुछ तो मैं इस दुनिया को ही छोड़ दूँ। यही तीनों चारों नेगेटिव ख़्याल ही मुझे आ रहे थे कि मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा। और डिटेल जानना है तो मेरा इससे पहले का वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं डिटेल ही बताने लगूँगी तो आगे का स्टोरी पहुंच नहीं पाएगी और मुझे जल्दी से जल्दी ये सारे नेगेटिव जो भी मेरे लाइफ में हुआ है वो बस शेयर करके मुझे ख़त्म करनी है। तो बहुत सी नेगेटिव है, बस एक बार बोल के ख़त्म करनी है। और वो भी कोई मकसद नहीं है, मकसद बस यही है कि कुछ लोग अगर मान लीजिए गलत करते हैं तो वो चाहते हैं कि बस हम गलत भी करते रहें और हमारी बातें चार दीवारी के अंदर ही रहे, किसी दुनिया समाज को ना पता चले। यहाँ तक भी देखिए बिल्कुल सही बात है कि घर परिवार की चीज़ें चलो लोगों को नहीं बताए, लेकिन तकलीफ़ तब होती है जब हम शादी के कई सालों बाद घर की मान लीजिए प्रॉब्लम को हम सह रहे हैं, जो भी हमारे साथ गलत होता है, और हम मान लीजिए दुनिया समाज को नहीं बता रहे हैं, लेकिन पता चल रहा है जो हमारे साथ गलत कर रहे हैं वही चारों तरफ फैला रहे हैं नेगेटिव हमारे बारे में। तब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है कि हम किसको किसको सफाई दें कि हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया, बस ऊपर वाले जानता है। क्योंकि मेरे पास तो देखिए एक ही डायलॉग है, अगर आप लोग के पास कुछ हो तो मुझे ज़रूर सुझाव दीजिएगा कि आप लोग अपना तकलीफ़ को कैसे दूर करते हैं। तो मेरे पास तो अति जब बातें हो गई, मेरे पास कुछ बचा ही नहीं अपने आप को सही साबित करने के लिए, तो मैं यूट्यूब पे बोल रही हूँ। और यूट्यूब को मैंने पहले भी बोला कि मैं एक तरह से सोचिए बस भगवान मानती हूँ, सामने मोबाइल है, भगवान जी हैं, और उनको मैं वैसे उनको सब कुछ पता है मेरे तकलीफ़ के बारे में, प्रॉब्लम के बारे में। हर बच्चे जो भी तकलीफ़ में होते हैं उनके भगवान को सब पता होता है, लेकिन फिर भी मैं उनको रिमाइंड करा रही हूँ, याद दिला रही हूँ कि हम तो बस बचपन से यही सुनते आ रहे हैं कि बड़ों की बात माननी चाहिए, वो कुछ भी बोले चुप रहना चाहिए, मुंह नहीं लगाना चाहिए, छोटे को भी मान सम्मान देना चाहिए। हम तो ये सुनते थे कि आप जितना अच्छा बन के रहेंगे दुनिया में तो आपके साथ भी अच्छा अच्छा होगा। तो मैं भगवान जी से यही कहती हूँ कि वो दिन कब आएगा, कि अगर लोग कहते हैं अच्छे का फल अच्छा मिलता है तो कब मिलेगा। तो शायद होता है कुछ कई जन्मों का हिसाब होता है भगवान के पास।
तो धीरे धीरे फल दे भी रहे हैं। बाकी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, 5 साल के मुकाबले तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। धीरे धीरे भगवान ने मुझे भी देखिए बहुत खुशियाँ दिया एक डिसीज़न से। ऐसा नहीं है, कहने का मतलब यही है कि अगर आप अपनों को खुश रखेंगे, भले आप किसी और फैमिली मेम्बर की वजह से परेशान हैं, लेकिन अगर आपने भगवान को साक्षात मान के अगर आपने किसी और को खुशियाँ दिया है, तो कहीं ना कहीं आपको भी खुशी मिलेगी। और 5 साल से झूठ नहीं बोलूँगी, ऐसा नहीं है कि मैं परेशानी हूँ। भगवान ने मुझे बहुत ही अच्छी अच्छी खुशियाँ भी दी है, और एक नॉर्मल लाइफ भी मैंने अच्छे से बिताया है। और सही बोलूँ तो इतना अच्छे से बिताया है कि 5 साल कब गुजर गए पता ही नहीं है मुझे। और इससे अब बेटर काम करना है अपने लाइफ में, अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने हस्बैंड के लिए। इसलिए ये सारा नेगेटिव चीज़ें मैं छोड़ रही हूँ। तो कहानी मैं स्टार्ट कर रही हूँ कि मैं थी बहुत तकलीफ़ चौराहे पे, लेकिन मुझे अचानक ध्यान आया कि मेरी जो बड़ी वाली सिस्टर है, मैं नोएडा में रहती हूँ, मेरी बड़ी वाली सिस्टर दिल्ली में रहती है, मेरे मम्मी लोग भी दिल्ली में ही रहते हैं। तो मेरी बड़ी वाली दीदी के 25वीं सालगिरह उन दिनों में था, 5 साल पहले। अब तो 30वां एनिवर्सरी होगा 9 जून को, तो 9 जून को था। तो 30 मई तक मेरे जो ज़िंदगी में कांड हुआ मैं कभी नहीं भूलूंगी। वो 24 मई को हुआ, और जो कांड के जो मेन हीरो हीरोइन थे, विलन नहीं बोलूँगी, हीरो हीरोइन थे, तो वो मेरे देवर देवरानी और मेरे हस्बैंड को विलन बना दिए। और भी बहुत से उसमें रोल लोगों ने निभाया, और अच्छे से निभाया। मतलब अगर आग लगी हुई है तो कैसे घी तेल और डाल के माचिस लगा के कैसे आग अच्छे से भड़काया जाता है, लगाया जाता है, वो सब कुछ मेरे साथ हुआ। और मैं उस आग से कैसे निकली वो सब कहानी भी मैं शेयर करूंगी। लेकिन अभी मैं कैसे अपने आप को संभाली, तो 2-3 कारण हैं, मैं जल्दी बता देती हूँ। लेकिन मेन आज मैं फोकस सालगिरह का ही करूँगी। पहला तो ये कि मैं माँ बनना चाह रही थी, जिसकी वजह से मैं नॉर्मल हो गई, रिलैक्स हो गई और लोगों को माफ़ कर दिया। और दूसरा ये कि मैं ग्रह को बहुत मानती हूँ। मैंने सोचा कुछ ग्रह होगा मेरे देवर के, देवरानी के ऊपर, मेरे हस्बैंड के ऊपर तो रहता ही है। तो अचानक सबके ग्रह बहुत भारी हो गया होगा, मेरा ग्रह भारी हो गया होगा, तो जिसकी वजह से तूफ़ान आया। तो आगे सब ठीक होगा, इसलिए मैं रिलैक्स हो गई। और तीसरा ये कि इतना कुछ होने पे मतलब मुझे पता चला था जब मैं कि मेरे फादर लॉ मतलब प्रॉपर्टी मेरे देवर को दे रहे हैं या दे चुके हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा देंगे, क्योंकि उनका बेटा है और मेरी सिर्फ़ एक ही बेटी उन दिनों में थी। अब तो देखिए मैं दूसरी बार जो माँ बनना चाह रही थी तो सक्सेस हुआ, और ये जो बेटी है मेरी छोटी वाली, वो 2019 की कहानी है। और 2020 में भगवान ने जो खुशियाँ मुझे देना था, जो मेरी कई सालों से कोशिश थी, 13-14 साल से मैं ट्रीटमेंट करा रही थी। तो ऐसी बात नहीं है, अगर आप अच्छा करेंगे तो कहीं नहीं कहीं से खुशियाँ मिलेगी। वो अलग बात है, जिस दुनिया समाज में मैं रह रही हूँ वहाँ लड़के की महत्व ज़्यादा है, वैल्यू ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है कि इतने सालों बाद भी हुआ तो बेटी हुआ। लेकिन खैर कोई बात नहीं, धीरे धीरे वक्त के साथ मैं तो खैर बहुत पहले भूल चुकी हूँ, और लोग भी धीरे धीरे भूल जाएंगे। और खैर अब मैं लोगों की परवाह नहीं करती हूँ, मुझे लोगों के लिए नहीं जीना। लोगों ने तो मुझे 5 साल कहिए या कई साल पहले ही मुझे मौत के ही मुंह में देखना चाह रहे थे। और ये जो आज मैं शादी के 24 साल बाद भी हस्बैंड वाइफ एक साथ रह रही हूँ, तो कुछ लोगों को देखिए मंजूर नहीं था, कुछ लोग चाहते थे कि हम लोग कब अलग हो जाएं, लेकिन भगवान जब तक चाहेंगे तब तक हम लोग साथ में रहेंगे। आप लोग को पता है कि हस्बैंड की तबीयत ज़्यादा ख़राब अभी हो रखी थी, और उनका अभी भी इलाज चल रहा है। तो जिसकी वजह से भी देखिए ये जो भी नेगेटिव मैं कुछ महीने से बोल रही हूँ, तो अब छोड़ूंगी, क्योंकि मैं भगवान जी से प्रॉमिस की हूँ कि मेरी लाइफ में जो भी गलत काम कर रही हूँ, मैं
प्रॉमिस करती हूँ कि वो भी ना करूँ मैं। और मुझे लगता है कि यूट्यूब में जो मैं कुछ साल से बोल रही हूँ, भले ही मैं सही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे मेरा कोई हक नहीं बनता है कि मैं किसी को गलत साबित करूँ। जब ऊपर वाले हैं ही सारे मतलब सिस्टम को ठीक करने के लिए, तो मैं भगवान के काम में दखल अंदाज़ी नहीं करूँगी। और बहुत कर लिया, अब वो सारा चीज़ें मैं ऊपर वाले पे छोड़ रही हूँ। वो जहाँ मुझे लेके जाएंगे मैं वैसा ज़िंदगी जीऊँगी। लेकिन हाँ, अभी मैं काफ़ी रिलैक्स हूँ, बहुत शांत हूँ। और मैं कैसे हो रही हूँ शांत, कैसे रिलैक्स हो रही हूँ। इतना सारा रिलेटिव लोग ने मुझे प्रॉब्लम किया, यहाँ तक कि मैं सबसे कट ऑफ हो गई। जो मेरे देवर देवरानी ससुराल वाले चाहते थे, क्योंकि मेरी बुराई उधर और उधर की बुराई मतलब मेरे पास, मतलब मैं सही बोलूँ मैं तंग परेशान होके बस मैं, मेरी बड़ी बेटी, छोटी बेटी और हस्बैंड से ही मेरा रिश्ता रह गया था। मैं कैसे था, लेकिन बाकी जो और जो रिश्ते होते हैं उनसे मैं रिश्ता दूर कर ली थी, ताकि मुझे नेगेटिव ससुराल वाले क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं मैं उस पर ध्यान ना दूँ। और अभी भी अब मैं और ज़्यादा कंटिन्यू करूँगी। बस हस्बैंड की तबीयत की वजह से मैं थोड़ा सा रिश्ते को मतलब दूर वाले रिश्ते को भी मैं पास लेके मैं बात करने लगी थी। और जो मेरे हस्बैंड के क्लोज़ रिश्ते हैं उनको मैं चाहती थी कि सब एक हो जाएं, लेकिन नहीं। कहते हैं ना, कुछ चीज़ें भगवान ने लिख के भेजा है कि भैया ये चीज़ तो हो के ही रहेगा, तुम कौन होती हो सिस्टम को बदलने वाला। तो सच में भगवान ने मुझे एहसास दिला दिया कि कुछ काम भगवान के ऊपर ही है, उनको ही करना चाहिए। तो अब हमारे साथ क्या होगा या मेरे ससुराल वाले के साथ क्या होगा, या जो जो लोग ने मतलब हमारे फैमिली को मतलब मिसगाइड किया, गलतफहमी डाले या आग लगाए, पता नहीं, मुझे नहीं पता, झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे नहीं पता जो भी हुआ। लेकिन ये हाँ, रिज़ल्ट ये है कि परिवार अब अच्छे से टूट चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। और मुझे अब ऐसे परिवार को जोड़ने का, सही बोलूँ, ना समय है, ना टाइम है, ना शौक़ है, कुछ भी नहीं है। मैं बहुत ही अब रिलैक्स होके सभी को छोड़ रही हूँ, सभी को अपने अपने जगह पे छोड़ रही हूँ। अब बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि अगला जन्म देना, क्योंकि मेरे हाथ में बस में नहीं है कि जो रिश्तेदार हैं वो मेरे अगले जन्म में रिश्तेदार नहीं बनेंगे। लेकिन ये एक तरफ़ा नफ़रत मत देना। ये मैं इस जन्म में तो झेल गई बहुत, अपने आप को मतलब मेडिटेशन करके और ब्रह्म कुमारी ज्वाइन करके बहुत कुछ कर रही हूँ, बहुत कुछ कर रही हूँ उसके लिए। अगर मैं सक्सेस हो गई, अभी भी झूठ क्यों बोलूँ, मैं सक्सेस नहीं हुई हूँ। रिश्ते को मतलब अगर कोई सच में छल करे, धोखा दे, तो 100% उसको मतलब भगवान की तरह कैसे माफ़ कर दे। थोड़ा सा करवाहट मेरे अभी भी है, लेकिन मैं धीरे धीरे सारे करवाहट को मैं मतलब दूर कर दूँगी। ये बस मुझे भरोसा है भगवान पे। तो मैं टॉपिक से भटक गई, मैं प्रेजेंट में आ गई, जबकि मैं स्टोरी सुनाती हूँ पास्ट का। तो 5 साल पहले फिर मैं अपना तकलीफ़ को भूल के, हाँ, दूसरा जो मैं बोली कि सारा टेंशन को मैं इसलिए भूली क्योंकि मेरी दीदी का 25वीं सालगिरह था। और वो मेरी दीदी जिया जी लोग को इतना शौक़ भी नहीं, मम्मी को भी नहीं, और कोई मतलब मेरी बहन के फ्रेंड वगैरह भी नहीं जो थोड़ा अच्छे से धूमधाम से मतलब 25वीं सालगिरह मनाते। तो फिर मुझे याद आया, 1-2 जून तक तो मैं परेशान थी। फिर मुझे याद आया कि अगर मैं ऐसे ही रह गई, खाना पीना नहीं खाई, हस्बैंड से नहीं बोली, तो एक तो मुझे बच्चा इलाज कराना है, उसके लिए भी हस्बैंड के सपोर्ट की ज़रूरत होगा। वैसे तो मैं सारा इलाज खुद ही करा लेती हूँ, कर ली थी सब कुछ, लेकिन फिर भी एक होता है ना, हस्बैंड का सपोर्ट होना चाहिए। और दूसरा कि जब हस्बैंड यहाँ घर में खुश नहीं रहेंगे तो मेरे घर पे वहाँ क्या वो हंसेंगे या खुशियाँ किसी को मतलब बांटेंगे। किसी के घर मान लीजिए दीदी जिया जी के घर में सालगिरह है, 25वीं सालगिरह है, अब मेरा मुंह बना रहेगा या दीदी मेरे हस्बैंड का मुंह बना रहेगा, तो हम उनके खुशियाँ को कैसे चार चांद लगाएंगे, कैसे खुशियाँ को बढ़ाएंगे। तो इसलिए मैं फिर लेडीज़ का नाम ही है कॉम्प्रोमाइज़। मैं बार बार कई टॉपिक आप लोग भी समझ गए होंगे,
तो हम लेडीज़ कई वजह से हस्बैंड से, बच्चे से, ससुराल वाले से, मायके वाले से, फ्रेंड, मतलब जो भी होते हैं, हम लेडीज़ बहुत जल्दी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ मतलब आप समझ गए होंगे कि भले ही आपकी गलती ना हो, लेकिन हमें दुनिया, समाज, अपने बच्चे, अपने खुशी, अपनों के खुशी के लिए हमें गलती मान लेनी पड़ती है और आगे ज़िंदगी जीना है, ज़िंदगी को आसान करना है। तो भाई गलती हो ना हो, माफ़ी मांग लो। ये मेरी ज़िंदगी का बहुत ही बड़ा फार्मूला था जब मैं शादी करके आई थी। तो मेरे सास हस्बैंड मेरे साथ बहुत गलत करते थे, बहुत गलत करते थे, लेकिन क्योंकि खाना है, पीना है, उसी घर में रहना है। अब और पहले में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क था। स्टार्टिंग में लेडीज़ बहू आती है, बीवी आती है, तो कितना भी कुछ है बोल भी नहीं पाती है। तो बस एक ही रामबाण होता है, मतलब कि गलती हो ना हो, माफ़ी मांग लो, और हमेशा करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ना अपने आप को फिर बहुत ही अभिमानी समझने लगते हैं, उनके अंदर बहुत ईगो आ जाता है कि देखो मेरे बिना तो रह ही नहीं सकते हैं, गलती करती है फिर भी मेरे पास आती है। नहीं, भाई परिवार को एक करने के लिए, रिश्ते को जोड़ने के लिए, भले ही माफ़ी मांगना बहुत तकलीफ़ देता है, ख़ासकर तब जब आपकी गलती ना हो, फिर भी अगर आप माफ़ी मांग रहे हैं तो ये बहुत हिम्मत का काम होता है, बहुत उसके लिए बड़ा दिल होना चाहिए। तो लाइफ में सही बोलूँ, मैंने ये बहुत बार फार्मूला आजमाया है। भले ही अब मेरा सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन मैं कई वीडियो बनाई हूँ, आगे भी मौका मिलेगा तो बनाऊँगी। इस चीज़ को अगर सच में रिश्ते में प्यार चाहते हैं, इज़्ज़त चाहते हैं, मान सम्मान चाहते हैं, तो मतलब कोई ज़्यादा आपकी बेइज़्ज़ती ना करे। अगर थोड़ा बहुत से कॉम्प्रोमाइज़ करने से अगर आपका लाइफ सेट होता है, तो मतलब परिवार रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहिए। ख़ासकर हस्बैंड को तो नहीं तोड़ना चाहिए, कोई भी रिश्ते को नहीं तोड़ना चाहिए। और हस्बैंड को मतलब बातें छोटी मोटी प्रॉब्लम या बड़ी भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो कोशिश कीजिए कि वो रिश्ता को ना तोड़े। तो इस वजह से मैं हस्बैंड को भी नहीं छोड़ी, हस्बैंड के जो घर वाले, ससुराल वाले हैं, उनको भी नहीं छोड़ी। और बस वो लोग मुझे क्या इनवाइट करते, दीदी जिया जी लोग, क्योंकि मुझे लगा 25वीं सालगिरह इस ज़िंदगी में एक ही बार आएगा। तो फिर मैंने खुद ही 3-4 तारीख को पहल किया। पहले घर में नॉर्मल हुई, रिलैक्स हुई, और उसके बाद हस्बैंड मतलब उधर दीदी जिया जी को फ़ोन किए, और फिर वो लोग तो खैर खुश हो गए, क्योंकि उनको पता था कि मैं प्रॉब्लम में हूँ, तो मैं आऊँगी नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम मैं बता दी थी कि हमारे लाइफ में बहुत मेजर प्रॉब्लम हो गया है, हो सकता है कि मुझे घर छोड़ के भी आना पड़े। तो अचानक वो लोग बहुत खुश हो गए कि कहाँ इसके लाइफ में इतनी प्रॉब्लम है, जो घर छोड़ने को भी तैयार है, हस्बैंड छोड़ने को भी तैयार है। लेकिन जिया जी, दीदी लोग बहुत खुश हुए कि चलो हमारे खुशी में आ रही हो तो आओ। तो फिर हम लोग क्या किए, शॉपिंग किए दीदी जिया जी के लिए, और जो भी होता है कपड़े, कॉस्मेटिक का सामान जो भी देना होता है। और हम लोग मतलब एक दिन पहले, 1 या 2 दिन पहले ही चले गए, ताकि मेहंदी उदी लगाना, शॉपिंग करना, जो भी एक होता है। और जो घर में जो इतना दिन से मैं टेंशन में रही हूँ, वहाँ जाके मैं मतलब नॉर्मल रिलैक्स हो जाऊँ। तो फिर वही हुआ, मेरे उस टाइम हस्बैंड भी साथ दिए, और पूरा शॉपिंग वगैरह करके, और बड़े अच्छे से, झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे हस्बैंड में यही खासियत है कि मेजर प्रॉब्लम मेरे में या हस्बैंड में, बहुत हस्बैंड वाइफ ऐसे होते कि मेजर प्रॉब्लम हो भी जाता है, मान लीजिए कांड, तो बाद में मतलब ऐसा रिलैक्स हो जाते हैं, ऐसा फील करते हैं कि कुछ हुआ ही ना हो। अगर जो दिल से भूलेगा ना, समझे, तो बड़े से बड़े प्रॉब्लम को माफ़ कर सकता है। तो ऐसा नहीं कि अगर गुस्सा नशा अगर हुआ था, मान लीजिए 24 मई को, तो मैंने नहीं बोला, मैंने भी बहुत बोला, सारी ताकत जान मैंने लगा दिया। जब आपकी इज्जत, इमेज पे कोई उंगली उठाएगा, आपको जेंट्स लोग होके परेशान करेगा, तो लेडीज़ ऐसे ही नहीं छोड़ती है, वो भी बोलती है। लेकिन फिर यही है कि आप लेडीज़ हैं तो आप जेंट्स से जीत नहीं सकते हैं। लेकिन फिर बाद में अफ़सोस होता है कि भाई जेंट्स लोग ने मेरे साथ ये बोला, ये बोला, ये बोला। तो लेकिन बाद में मेरे हस्बैंड बिल्कुल ही ठीक हो गए थे, और वहाँ काफ़ी एंजॉय किए, बिल्कुल अच्छे से खाना पीना, मतलब जो भी हुआ। फिर मेरी छोटी बेटी, बड़ी बेटी 10th में थी, छोटी बेटी तो जन्म भी नहीं ली थी।
वो कभी मेहंदी नहीं लगाई थी, तो हमने बोला पार्लर में जाके मेहंदी लगा लो, लेकिन गप्पे सप्पे मतलब काफ़ी कुछ ऐसा हुआ कि मतलब मार्केट नहीं गई मेरी बहन, और फिर मेरी बेटी ने ही मेहंदी लगाया। और उसी बीच में बता रही हूँ क्या फ़र्क है कि वो लिस्ट बना रहे थे खाना वाना का। हाँ, हम 2 दिन पहले गए थे, हलवाई वगैरह बुलाए थे, और कितने लोग को बुलाना है नहीं बुलाना है। तो मेरे मम्मी पापा, कज़न बहन है, भाई, और ये दीदी की जेठानी कज़न, वो भी दीदी की कज़न जेठानी ही थी। और बस कोई नहीं, हम लोग थे। फिर क्योंकि देखिए इतना बड़ा कांड हो गया, लेकिन देवरानी को क्योंकि मैं बहन मानती हूँ और हमेशा शेयर करती थी कि मेरी दीदी का 25वीं सालगिरह आ रहा है, और हो सकता है मेरे सास ससुर लोग को भी बुलाए, क्योंकि दीदी के ससुराल के भी कोई यहाँ नहीं रहते और मेरे भी कोई ज़्यादा लोग नहीं हैं। तो इस बहाने मतलब थोड़ा सा अच्छा लगेगा, सब लोग इकट्ठा होंगे। तो ये सब चीज़ें मैं पहले शेयर करती थी अपनी देवरानी से। तो फिर मैं दीदी जिया जी से बोली कि देखिए, सच बोल रही हूँ, मैं इनवाइट की थी। तो मैं बोली कि देखिए मेरा मन था कि मेरे ससुराल वाले लोग भी आ जाएं, तो वैसे ही अभी मेजर प्रॉब्लम हुआ है, तो ये आपका सालगिरह थोड़ा सा एक ज़रिया भी बन जाएगा कि सब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट भी हो जाएगा, और सब भूल जाएंगे। और मेरा क्या है ज़िंदगी में, तो जब से शादी हुई है तो सोचिए ऐसा कांड कितने बार हो चुका है। तो बस वो लोग भी थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे, मैं भी रिलैक्स हो जाऊंगी, और आपको भी अच्छा लगेगा, उन लोग को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं पहले ही बोलती थी कि दीदी जिया जी आप लोग को बुलाएंगे। और सही में दीदी जिया जी लोग बुलाने वाले थे, लेकिन मुझे ना बुरा लगे, मुझे ख़राब ना लगे कि अभी इतना बड़ा कांड हुआ है तो बुलाएं कि नहीं बुलाएं। तो जिया जी दीदी लोग धर्म संकट में थे, तो जब सुने कि मैं खुद बुलाना चाहती हूँ तो वो लोग को अच्छा लगा, और फिर मेरे जिया जी ने फ़ोन किया और सबको आने के लिए बोले, मतलब मेरे सास ससुर देवर देवरानी वो लोग के बच्चे जो दोनों हैं बेटा बेटी, सब लोग को बुलाया। और मैं हस्बैंड, अब मेरी बेटी तो वहाँ पहुँच ही चुके थे। तो अब उधर क्या बात हुई नहीं हुई, लेकिन 50-50 तो लेके ही चलते हैं ना कि हाँ आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं। तो हलवाई को उन्होंने खाने के लिए वो लोग के लिए भी जोड़ के रख लिए मेंबर, क्योंकि ज़्यादा मेंबर तो थे नहीं कि वो लोग भी आएंगे। और मतलब जिया जी बोले भी कि सच में बहुत महान हो कि इतना दुख तकलीफ़ होने के बावजूद भी अगर दोनों परिवार का ध्यान रख रही हो। सच में लेडीज़ लोग ऐसे ही होती है कि अपना दुख, पर्सनल दुख को भूल के दो फैमिली को एक करने में, मतलब और दुनिया समाज में इज्जत इमेज बनाने के लिए सच में लेडीज़ लोग कुछ भी कर सकती है। तो वीडियो बनाने की यही मतलब है मेरा कि आज देखिए इतना नेगेटिव मेरे साथ हो रहा है कि आज मैं यूट्यूब पे बोल रही हूँ, और कल कुछ साल पहले कुछ भी होता था, बहुत होता था, तो मैं अपनी बहन से बोल ली, मम्मी से भी नहीं बोलती थी क्योंकि मम्मी भी परेशान हो जाती कि बेटी के साथ ये हुआ। और मतलब देवरानी से उल्टा, अगर देवरानी के साथ तो शादी के सोचिए उसके कितने मतलब 13 साल हो गए थे, तो 13 साल में ऐसा मेजर प्रॉब्लम पहली बार ही हुआ था। छोटा मोटा मामूली सा माइनर सा हुआ हो कभी, वो अलग कहानी है, लेकिन मेजर तो पहली बार ही हुआ था। तो हम देखिए लेडीज़ लोग कितना तकलीफ़ को छुपाते हैं, और परिवार में खुशियाँ कैसे आए, परिवार एक कैसे हो, उसका ध्यान हम लेडीज़ लोग रखते हैं। लेकिन वही लेडीज़ को अगर आप चारों तरफ बदनाम करोगे, जो गलती किया नहीं वो गलती दोहराते रहोगे, जो गलती किया नहीं उसको इल्ज़ाम लगाओगे, और 10 ही लोग तो देखिए दुनिया समाज में होते हैं, उन सभी लोग को मतलब अपने अंदर कॉन्फिडेंस दिला के गलतफ़हमी पैदा करोगे, तो भाई हर इंसान इसी दुनिया समाज में रहता है। तो जब आपको दुनिया समाज में इमेज प्यारी है, तो सही बोलूँ हर इंसान, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको ही इमेज प्यारी होती है। चाहे लेडीज़ को मैके में इज़्ज़त बनानी हो, ससुराल में बनानी हो, आस पड़ोस में बनानी हो, सबकी इज़्ज़त प्यारी है। तो जो चीज़ मैंने किया ही नहीं, जो मैं हूँ
वो कोई नहीं बताए, जो मैं नहीं हूँ वो आप सबको बता रहे हो। तो आप सोच के देखिए कि ये जो मेरी हालत हुई है वो क्यों हुई है। इसी कारण हुई है कि मैं, ऐसा नहीं कि आप मेरे तारीफ़ करेंगे तो ही मुझे खुशी मिलेगी। मैं किसी को अपना रिमोट कंट्रोल दे के नहीं रखी हूँ कि कोई दबाएगा तो मैं खुश हो जाऊँगी, कोई गम देगा तो मैं दुख हो जाऊँगी। लेकिन मुझे मतलब बहुत बड़ी झटका, मैं शब्दों में बता नहीं सकती हूँ कि वो चेहरा इमेज लोगों ने क्यों दिखाया जो मैं हूँ ही नहीं। लोगों को वो क्यों नहीं दिखाया जो मैं हूँ। तो मतलब ये लड़ाई इस बात की है कि जो मैं हूँ कोई नहीं पहचाना, क्योंकि आप जो बोलेंगे जो दिखाएंगे वही तो लोग समझेगा ना। तो और कोई, मैं सीरियल फिल्म में तो काम करती नहीं हूँ कि सबको दिखाई दे कि मैं क्या एक्टिंग करती हूँ, क्या रियल लाइफ में जीती हूँ। मेरा रियल लाइफ कुछ और था। मतलब शुरू से झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने बहुत चीज़ बर्दाश्त किया। बहुत, जो एक होता है फैमिली को दुनिया समाज में जो इमेज बना रहे मैके ससुराल का, बहुत उसका मैंने ख्याल रखा। लेकिन जब उल्टा ही सारा वार हो गया कि मुझे ही अगर बार बार गलत साबित कर दिए, तो आज मैंने बोला चलो, जब आपने हमें गलत साबित कर ही दिया तो अब सच में मेरा भी अब कोई नहीं है। और मैं भी मन हल्का करने के लिए या अपने आप को सही साबित करने के लिए मैं बताऊंगी कि मैं ये नहीं, मैं ये हूँ। इससे होगा कुछ नहीं, मुझे पता है इससे होगा कुछ नहीं, लेकिन मुझे बहुत शांति मिल रही है, मुझे बहुत सुकून मिल रही है। और झूठ नहीं बोलूँगी, हर लड़की को लड़ाई लड़नी चाहिए। स्टार्टिंग में जो इमेज होती है ना लड़की के ससुराल में, हस्बैंड या ससुराल वाले, जब तक सही में अगर आप ज़बान नहीं खोलेंगे, सही के लिए नहीं लड़ेंगे, हक लेना तो छोड़िए, मतलब एक सही को सही नहीं बोलेंगे ना, सहते रहेंगे, तो सच में आपके जो ससुराल वाले हैं वो हावी होंगे। या कोई भी रिश्ता, अगर आप जी हुजूरी करते रहेंगे, अपनी गलती ना होते हुए भी अगर आप माफ़ी मांगते रहेंगे ना, तो वो आपको ग़ुलाम बना के रखेंगे। तो एक वक्त, सच में एक वक्त तक इंतज़ार करना चाहिए, जब वो सीमा क्रॉस हो जाए ना, तो उससे मतलब अपने हक के लिए, अपनी इज्जत के लिए सच में आवाज़ उठाना चाहिए। और मैं जब से आवाज़ उठाई हूँ, भगवान के सामने हूँ, झूठ नहीं बोलूँगी, मेरी लाइफ तो सच में बहुत बदल गई है, बहुत बदल गई है। एक जो नॉर्मल होना चाहिए ना, वो हो गई है। मतलब सच को सामने रखना चाहिए। फिर क्या था, मतलब सब लोग वो आए मेरी दीदी के ससुराल में, ससुराल नहीं है, मतलब वो अपना मकान ख़रीदी हुई है दिल्ली में, वहाँ पर आए। लेकिन देखिए आए कैसे, मेरे हस्बैंड देवरानी के जब भी बिहार साल 2 साल में जाते थे तो उसके मैके ज़रूर जाते थे, ध्यान से नोट कीजिएगा। लेकिन मेरे देवर, मेरे शादी के अब 24 साल हो गए, शायद ही 1-2 बार गए हैं। तो उस टाइम मेरे हस्बैंड दिल्ली में, मेरे ससुराल वाले नोएडा में। मेरे फादर इन लॉ का कहना था कि हम लोग आना तो चाहते हैं, लेकिन लाएगा कौन हमें, गाड़ी कौन चलाएगा। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे हस्बैंड हम लोग को छोड़ के, पता नहीं बाइक स्कूटी से आए थे, इतना याद नहीं है, उस गाड़ी को यहाँ नोएडा में छोड़े, कार से मेरी सास ससुर देवरानी और दोनों बच्चे को, देवर नहीं आए, लेके सालगिरह जब फंक्शन होना था तब वो लोग पहुँचे। और उसके बाद जो भी स्वागत होता है, मतलब मेरी दीदी जिया जी की तरफ से कोई भी कमी नहीं हुआ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। और मुझे भी बिल्कुल भी अटपटा नहीं लगा कि अभी कुछ दिन पहले ही तो इतना बड़ा महाभारत मेरी देवरानी की है, सास ससुर मेरा साइड नहीं लिए और मैं मुंह फुला के बैठ जाऊं। क्योंकि मैं ही बुलाई तो मैं मुंह फुला के देखिए कैसे बैठती। मैं भी दीदी की खुशियां था, 25वीं सालगिरह था, तो जितना हो सके जयमाला लाना, जयमाला कराना, मतलब और केक कटवाना, और वही जो होता है मंगलसूत्र सिंदूर वगैरह करना, और क्या कर सकते हैं। तो और उसके बाद नाश्ता खाना पीना था, तो वो सब कुछ हुआ। मतलब 2-4 घंटा तो देखिए कोई भी फंक्शन होता है तो 2-4-5 घंटे तो लग ही जाते हैं। और क्योंकि अपना कार आ गया था, वैसे तो हम लोग कल हो के जाते, लेकिन कार चला के मेरे हस्बैंड को ससुराल वाले सबको छोड़ना था, तो उसी रात मैं भी चली गई। तो चली तो गई, लेकिन अब मैं बताती हूँ कि उस 5 घंटे में हुआ क्या। मतलब सभी को पता है कि मेरे घर में प्रॉब्लम हुआ था,
तो देखिए सब मतलब शुक्र मनाइए कोई ज़्यादा लोग नहीं थे। एक मेरी कज़न सिस्टर थी और दीदी की कज़न जेठानी थी और बाहर के कोई लोग नहीं थे। फिर भी वो लोग बार बार गौर कर रहे थे और गौर यही कर रहे थे कि मेरी मदर इन लॉ और देवरानी एक साथ और मेरे पास एक बार भी नहीं आई, जैसे पहले आती थी मिलती थी। मतलब मेरी मदर इन लॉ का तो रिकॉर्ड है, जब से शादी हुआ है 24 साल हो गए, 24 साल में शायद ही किसी ने देखा होगा कि वो मेरे से बात करती हैं। कोई भी फंक्शन में जाती ही ज़रूर हैं। शादी ब्याह यहाँ नोएडा में रहती थी तो कभी कभी मैं भी जाती थी साथ में, लेकिन बात नहीं करना है। लेकिन उस दिन मैं कि चलो मदर इन लॉ ने नहीं किया तो कोई बात नहीं, देवरानी पहुँची ज़रूर थी लेकिन उसने मेरे से बात नहीं किया। तो बात नहीं किया तो मतलब पूरा ओकेज़न तो देखिए मैं बहुत अच्छे से बिताई, एक सेकंड भी मुझे तकलीफ़ में नहीं होने दी। मतलब हम लेडीज़ लोग सच में बहुत ही बड़ा एक्ट्रेस है कि गम को कैसे पी जाते हैं। मेरी कज़न सिस्टर लोग ने बोला कि देखो अब तुम्हारी देवरानी भी ऐसी हो गई है कि वो भी तुमसे बात नहीं करती है। तो मैं बोली हाँ होता है, मतलब लेडीज़ लोग ये सब में माहिर होती है कि दूसरे के घर में क्या हो रहा है वो एक सेकंड में जान लेना। तो सब जान चुके थे कि हमारे ससुराल में मेरे से सबको प्रॉब्लम है। तो वही कह रहे थे कि अगर प्रॉब्लम है तो भाई आए क्यों। सही बात है, अगर मैं तो रिश्ते को नॉर्मल करने के लिए, पहले जैसे रिश्ते को बनाने के लिए मैं सबको इनवाइट की, लेकिन आपने दुनिया वाले को दिखा ही दिया, खासकर उस जेठानी के मैके में दिखा दिया जो सब कुछ भूल के आप लोग को इनवाइट करवाई। और मेरी बड़ी वाली दीदी तो बहुत सीधी है, वो तो भूल गई कि मेरी सास क्या क्या करती है मेरे साथ। वो तो मेरी मदर इन लॉ के साथ बड़े अच्छे से गले मिलना, मतलब सही बोलूँ मेरी सास ने जितना ही मेरे साथ गलत किया, झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे मैके वाले के साथ उन्होंने आज तक अपना रूप नहीं दिखाया है। इसलिए जब तक कहते हैं ना आप भोला भाला चेहरा बना के रखेंगे तो कोई कैसे यकीन करेगा कि आप गलत हैं। तो चाहे मेरी देवरानी हो चाहे मेरी मदर इन लॉ हो, किसी ने भी, झूठ नहीं बोलूँगी, कोई भी अपना असली चेहरा नहीं दिखाए हैं कि सच में वो लोग मेरे साथ बिहेवियर क्या कर चुके हैं। और क्योंकि मेरी बड़ी दीदी मतलब मेरी छोटी दीदी मान लीजिए रिज़र्व है, वो गले वले मिलना तो बिल्कुल नहीं, वो बहुत रिज़र्व रहती है, जो लोग बोलेगा वही बात करेगी, ज़्यादा बात नहीं करती है। लेकिन बड़ी वाली जो मेरी बहन है वो मेरी मदर इन लॉ से थोड़ा सा घुल मिल गई है, क्योंकि बीच बीच में वो आती थी पहले, अब तो खैर नहीं आ रही है, 4-5 साल से बहुत कम आ रही है। और इसलिए वो मतलब गले वले मिल के अच्छे से विदा उदा की। मतलब बाद में मेरे जिया जी थोड़ा ताना भी दिए कि तुम अपने खुशी में बहन का गम भी भूल गई, दिल पे पत्थर रख के ये लोग को इनवाइट किया और उसके बाद देखो किसी ने इससे बात भी नहीं किया, इसको कितना ख़राब लग रहा होगा, मेरे लिए बोल रहे थे। लेकिन मैंने बोला कोई बात नहीं जिया जी, होता है। कहते हैं ना घर को रोशनी दिलाने के लिए कैंडल मतलब पूरे रात धागा जलती है, लेकिन धागा को कोई नहीं पूछता है। सुंदर जो दिया जल रहा होता है उसी के बारे में लोग तारीफ़ करते हैं। तो जो बत्ती जल रही होती है, तड़प रही होती है गरम में, उसको एहसास ही नहीं होता है लोगों को। तो मेरे साथ भी ऐसे हुआ, मैंने फैमिली के लिए जो जो किया था, मतलब क्या मैं बोलूँ, तो वो सब मतलब उस टाइम पे मुझे लगा कि पता नहीं मैंने सही किया कि गलत किया। कई बार झूठ नहीं बोलूँगी, मैं कुछ ऐसा काम कर जाती थी, उसके बाद मुझे अफ़सोस होता था कि पता नहीं मैं मतलब मैं अपना इमेज ख़राब कर ली, मैं अपने आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई हूँ। लेकिन फैमिली के लिए सही में मैंने बहुत बार कॉम्प्रोमाइज़ किया, बहुत बार। वो मैं आगे मौका मिलेगा तो मैं कई स्टोरी बताऊंगी कि मैं फैमिली के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करती रही, लेकिन उसमें मेरा ही नुकसान होता रहा। और आज इतना नुकसान हुआ कि आज कोई फैमिली दूर दूर तक सोचिए नामो निशान नहीं है। आज मेरी इस छोटी बेटी ने जन्म लिया 2020 में, तो मेरी बेटी के लिए तो सोचिए कोई भी नहीं है। कहाँ मैं सोचिए अपनी दीदी के 25वीं सालगिरह में ससुराल वाले को बुला रही हूँ, जो कि 10-15 दिन ही पहले इतना बड़ा कांड हुआ कि कोई भी बहू, कोई भी भाभी, कोई भी जेठानी इस ज़िंदगी में तो देखिए कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ करके रिश्ता को एक तो नहीं करता।
मैं तो फिर भी देखिए 5 साल में कोशिश की, और अब सही बोलूँ 5 साल आते आते मैं, जैसे होता है ना कोई इंसान का पहले पहले जब मरता है कोई रिलेटिव तो फिर उस टाइम पे श्राद्ध होता है, फिर 1 साल में बरसी होता है, और 5 साल में हम बिहार लोग में देखें 5 साल में तो बिल्कुल ही ऐसा बरसी कर देते हैं कि बस ये इंसान से अब हमारा जन्मों जन्म तक कोई रिश्ता नहीं है। तो अब ऐसे ही मतलब मैंने भगवान के ऊपर सब छोड़ दिया है, और सारे रिश्ते को भगवान के ऊपर मैंने बलि चढ़ा दिया इस नवरात्रे में। हवन जब मैं कर रही थी, क्योंकि जब तक आप ऐसे रिश्ते को रखेंगे ना तब तक बस आपको दुख तकलीफ़ ही होगा, और इतना पत्थर बनाने पे मजबूर ना मेरे ससुराल वाले ही किए, क्योंकि जब मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब है और इतना बोलने के बावजूद भी अगर नाखून भर भी किसी की आँख में आंसू नहीं आया, कोई पिघला नहीं, कोई देखा नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं आया, हॉस्पिटल आने के बाद कोई नहीं पूछ रहा, और कोई अभी भी नहीं पूछ रहा, तो मैं तो अब सही बोलूँ बिल्कुल पत्थर बन गई हूँ। मुझे जीना है जब तक भगवान मुझे आयु देंगे, बस अपने फैमिली के लिए, जो मेरे लिए जिएगा मैं उनके लिए जीऊँगी, और जो मेरे से नफ़रत कर रहे हैं बस आप लोग को मुबारक हो जी, बस आप लोग नफ़रत करते रहिए, मेरा सही में कुछ नहीं बिगड़ेगा, सही में किसी का कुछ नहीं बिगड़ता है। अगर मैं कुछ करूँ वो लोग के साथ तो भी नहीं बिगड़ेगा, और बाकी मुझे नेगेटिव नहीं करना है, ये मेरा शुरू से सिद्धांत था। ये मैं कुछ सोचिए भटक गई, मतलब परेशान हो गई। अच्छा कहते हैं ना, अच्छा करते करते इंसान को जब ठोकर ही मिलता है, गाली ही मिलता है, तो सही में कहते हैं अच्छा चलो अब मैं यही रूप बन के दिखाती हूँ। आपने इल्ज़ाम लगाया ना, तो अब मान लीजिए मेरे फादर इन लॉ ने बोला कि तुम शिकायत करती हो इधर, लोग कहते हैं कि तुम मेरी या मदर इन लॉ की शिकायत करती हो। मैंने बोला लो, मैंने तो वैसे नहीं किया शिकायत, तो सबके सब ने किया। कोई मान लीजिए मेरे पास आ रहा है तो ऐसा तो नहीं कि मेरा मुंह खुला रहता था, लोगों का बंद रहता था, लेकिन लोगों ने सिर्फ मेरा ही नाम लिया, तो मुझे फंसा के किसी को क्या मिलेगा, बस परिवार टूटा ना। तो भाई भगवान ने सभी को बेटा दिया है, कल को सभी को बहू देंगे। तो आज जो हालत मेरा फादर इन लॉ के साथ किया, या मान लीजिए मेरे हस्बैंड और फादर इन लॉ के साथ किया, या मेरी सास बहू में किया, मतलब या मेरी जो बेटी है, पोती, दादा दादी में, जिस रिश्ते में भी आग लगाया, तो भैया भगवान आगे आप सभी को वो रिश्ता देंगे। तो अगर आप लोगों ने कुछ गलती नहीं किया तो कोई बात नहीं, तो कर्मा तो देखिए लौटता है। अगर सच में हमारे ज़िंदगी में आग लगाए तो भैया उस आग का आप लोग भी वेट कीजिए, आज नहीं तो कल। जिस तरीके से मान लीजिए हम तड़प रहे हैं, सास ससुर या मेरे हस्बैंड तड़प रहे हैं, या मेरी पोती मेरी बेटी, दोनों को जो सुख मिलना चाहिए था दादा दादी से, प्यार मिलना चाहिए, वो आप लोगों ने छीन लिया। तो अगर छीन लिया तो भाई कल को भगवान आप लोग के घर में भी ऐसा मौका देंगे कि आप लोग भी समझेंगे कि किसी के घर में ज़िंदगी में आग लगा के क्या मिलता है। मतलब कहने का मतलब मैंने तो परिवार को एक करने के लिए देखिए बहुत कुछ किया, इतनी बड़ी कि मैं मैके का खुशी का तो ध्यान रखी, मेरे मैके वाले वैसे भी खुश होते अगर मैं चली जाती, सब कुछ होता, लेकिन मैं उस टाइम पे ससुराल वाले की खुशी ज़्यादा रखी कि मतलब वो लोग जो भी महाभारत हुआ है, प्रॉब्लम हुआ है, सब लोग भूल के जैसे नॉर्मल लाइफ होता है वैसे मतलब जिएंगे। क्योंकि मैं ऐसे मदर इन लॉ को मैंने कई बार माफ़ किया है, जब भी ओकेजन कभी फेस्टिवल होता था तो बड़े से बड़े वो गलती करती थी, ऐसी बात नहीं कि नहीं करती थी, लेकिन हम ऐसे ही कुछ करके उनको रिलैक्स करा देते थे, और वो सच में मुझे माफ़ कर देती थी, अपने बेटे को माफ़ कर देती थी और नॉर्मल हो जाती थी। लेकिन अब जो है सब लोगों ने ताकत, मतलब चक्रव्यूह में, महाभारत में ना, चक्रव्यूह में सब लोग अकेले नहीं हरा सके अभिमन्यु को, तो सब लोग मिल के अभिमन्यु को मार डाले। तो वही हालत मुझे भी लोगों ने किया कि अकेले मुझे कोई नहीं हरा पाए, तो चलो सब लोग मिल के मुझे हराए। लेकिन आज मैं बता दूं भगवान मुझे ज़िंदा रखे हुए हैं, वो जब चाहेंगे तो ही मैं हारूंगी, वो जब मुझे तोड़ेंगे तभी मैं टूटूंगी। अगर भगवान मुझे झुकाएंगे सब के आगे तो मैं झुक भी जाऊंगी, मुझे कोई शर्म नहीं, मुझे कोई अहंकार नहीं है। लेकिन जब मौत आएगी तो ऊपर वाले ही देगी। आप लोग का जो भी चक्रव्यूह था, प्लानिंग था, वो सब कुछ सही बोलूं आज फेल, क्योंकि मैं
बिल्कुल ठीक हूँ। लोग भले इल्ज़ाम लगाते हैं कि बेटी होने पे मैं पागल हो गई हूँ, तो आप लोग ज़रा मुझे बताइएगा वो लेडीज़ जो बच्चे को अकेले चैलेंज लिया, मैं जानबूझ के मैं नहीं गई, अपनी बेटी को सँभाली हूँ, सब कुछ की हूँ, बस भगवान के सहारे।